देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी बुलिश ऑन द इंडियन इकोनॉमी। इसके पीछे के फंडामेंटल्स जो हैं, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करी जाए तो उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, तो कुछ नेगेटिव भी होगा और कुछ पॉजिटिव भी होगा। तो अगर दोनों तरफ आप थोड़ा सा बता सकें हम लोगों को लेमैन लैंग्वेज में कि 10 साल के स्टैंड पॉइंट से अगर कोई है जो कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, स्टॉक मार्केट में कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, या जॉब मार्केट में है, बिजनेस में है, तो गोइंग फॉरवर्ड इंडिया एज एन इकोनॉमी एट अ ग्लोबल लेवल हम कहां देखते हैं, मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं रियलिस्टिकली, और उसमें क्या स्ट्रेंथ्स है और क्या वीकनेसेस है? पहले मैं एक काम करता हूं, आपको अभी की परिस्थिति के बारे में बताता हूं, फिर अगले 10-20 साल के बारे में आगे जाके बात करेंगे। तो अभी जो परिस्थिति है कि देखिए, आपको मालूम है कि कोविड के कारण से दुनिया के अर्थव्यवस्था पे कितना प्रभाव पड़ा, और यूरोप हो या अमेरिका हो या बहुत जगह अभी रिसेशन चल रहा है, उनकी अर्थव्यवस्था कहीं कहीं तो टूट गई है। वहाँ जो महंगाई दर है हमारे से कहीं ज़्यादा है। आप अभी यूके का लीजिए, वो तो कुछ देर तक डबल डिजिट इन्फ्लेशन भी देख रहे थे। तो ये एक तरीके से हमारी ये उपलब्धि है कि हमारे इर्द गिर्द के देश तो एकदम पूरी तरह से टूट गए हैं, जैसे श्रीलंका लीजिए, पाकिस्तान लीजिए, इनके अर्थव्यवस्था की परिस्थिति बहुत ही खराब है। तो उस संदर्भ में आप अगर देखें तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अभी जो विकास दर है 7.2% से पिछले साल, और इस साल भी 6.5 से 7% के बीच में हम लोगों का विकास दर होगा। वो दुनिया के सबसे टॉप विकास दर है इस वक्त, चाइना से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब नहीं है कि सब समस्याएं खत्म हो चुकी हैं, लेकिन इस वक्त दुनिया के हम नंबर 1 लेवल पे हैं। और साथ साथ क्या होता है, अगर विकास दर ज़्यादा हो तो महंगाई दर में प्रेशर पड़ता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में मांग ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है। इसका मतलब है कि सिस्टम में इन्फ्लेशन का प्रेशर है। लेकिन हम लोगों ने उसको इस तरीके से मैनेज किया है कि मोटा मोटी जो महंगाई दर है वो भी 4% के इर्द गिर्द है। एक बीच में ऊपर गया था, फिर हम लोगों ने इसको कंट्रोल में ले आए हैं। और दुनिया में अगर तेल का जो दाम है अगर नीचे आ जाए तो हमारे यहाँ हम इस परिस्थिति में रह सकते हैं। अभी भी हम लोग तेल का आयात करते हैं, तो हम लोग दुनिया के पे निर्भर हैं, लेकिन इस वक्त कोई महंगाई का जो प्रेशर है कम है। तो ये परिस्थिति बहुत अच्छी परिस्थिति है, क्योंकि अगर विकास दर बरकरार रहे तो स्वाभाविक है इससे जो नौकरियां और दूसरे जो चीज़ें चाहिए, इनकम्स वगैरह जो हैं वो बढ़ती रहेंगी। और इसको एक तरीके से बनाए रखना, यही इकोनॉमिक मैनेजमेंट है। जैसे आज हम लोग कहते हैं चीन का इकोनॉमी का देखिए 25 साल में किस तरीके से बदलाव आया है। उन लोगों ने क्या किया, उसी विकास दर को ऊंचा रख के उसको मल्टीप्लाई करते गए। आप सब कंपाउंड इंटरेस्ट रेट समझते हैं, कंपाउंडिंग समझते हैं, राइट। यही है खेल। आप एक साल में आपको अमीर बनना नहीं है। अगर हमको आज से 25 साल में विकसित देश बनना है तो यही कंपाउंडिंग प्रोसेस को चलाए रखना है। तो आप किसी एक साल में अचानक से अमीर नहीं बन सकता, कोई विकसित नहीं हो सकता, लेकिन इस चीज़ को कंपाउंड करते जाना है। तो हम लोग पिछले साल 7% में बढ़े, इस साल भी शायद 7% के इर्द गिर्द होगा। इसी को मोटा मोटा चलाते जाए, और कुछ साल जब दुनिया की परिस्थिति अच्छी होगी तो हम लोग 8% पे चले जाएंगे, 9% भी जा सकते हैं। लेकिन हर एक परिस्थिति में ज़्यादा एक्सेलरेटर पर दबाना नहीं चाहिए। क्यों? अगर मैं हमारी जो अर्थव्यवस्था है मैं अभी 9% पे चला दूं, किसी तरह से घसीट के गवर्नमेंट से खर्च करके, आरबीआई को बोलूं इंटरेस्ट रेट घटा दो, सब करके, ठीक है, एक साल हमारा इकोनॉमी चल पड़ेगा, हाँ 9% पे चल पड़ा, बहुत खुश हो गए। लेकिन क्या होगा, हमारा डिमांड बढ़ गया तो हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा, दुनिया से, चीन से, इधर से हम लोग सब सेवाएं चीज़ें इंपोर्ट करेंगे। लेकिन दुनिया में है एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी परिस्थिति वहां पर रिसेशन चल रहा है या फिर वहां पे थोड़ा सा। तो अगर हम लोग ज्यादा तेज चलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, एक असंतुलन हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी भी इकोनॉमी को चलाना, सबसे जितना तेज चला सकते हो वैसा नहीं करना चाहिए। परिस्थिति के अनुकूल आपको चलाना है, यही है। इसीलिए इसमें ध्यान देना पड़ता है। ज्यादा तेज चलाएंगे तो महंगाई दर बढ़ जाएगी, आपका करंट अकाउंट फिसल जाएगा। दूसरे तरफ अगर आप बहुत कम चलाएंगे, मतलब टाइट करके रखेंगे, तो देश में नौकरियां नहीं बढ़ेंगी। तो मैं कहूँगा एक इक्विलिब्रियम शब्द सही नहीं है, एक संतुलन करके चलाना पड़ता है।
बैलेंस करना पड़ता है बैलेंस करना पड़ता है और वो परिस्थिति के अनुकूल करना पड़ता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी आप रोड के अनुसार चलाते हैं ना, कभी कभी साफ रास्ता मिलता है, कभी गड्ढे वाला। तो गड्ढे वाले रास्ते में 100 किलोमीटर पे चलाएंगे तो गाड़ी क्या होगा, थोड़ी देर तेज चलेंगे फिर एक कार क्रैश हो जाएगा। तो इस वक्त हम लोग 7% के इर्द गिर्द चला सकते हैं इस गाड़ी को। और क्या हुआ है कि पहले हम लोग इसको सस्टेन नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था या ब्यूरोक्रेटिक बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स थे। तो मैं नहीं कहता कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अब एकदम वर्ल्ड क्लास हो गया और कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले से कहीं अच्छा है। आप अगर हाईवेज पे जाएंगे, हमारा मोटा मोटा अच्छा हाईवे आपको दिखेगा। हमारे जो एयरपोर्ट हैं वर्ल्ड क्लास हैं। 4G तो है ही, अभी 5G का भी रोल आउट हो रहा है, अभी देखिए इसका भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो मोटा मोटा मैं जो कह रहा हूं, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्वालिटी है वो पहले से कहीं अच्छा निकला है। साथ साथ बहुत जगह ऐसे थे जहां ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स थे, उनको एक एक करके हम हटा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब बहुत साफ हो गया है। मैं नहीं कहता कि जीएसटी में कोई समस्याएं नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप अगर जीएसटी को भी लें, इसकी समस्याओं के साथ भी लें, लेकिन पहले जो कर व्यवस्था थी उसके मुकाबले अभी का जीएसटी सिस्टम जो है मोटा मोटा साफ है।